दोस्तों, आज ये बहुत कॉमन बात हो गई है कि हर कोई के ज़बान पे एक ही बात चलती है कि भाई इस बीमारी के एक्सपर्ट कौन है या इसके जो बेस्ट डॉक्टर कौन है। ठीक है, कोई न्यूरोलॉजिस्ट ढूंढ रहा है, कोई यूरोलॉजिस्ट ढूंढ रहा है, कोई साइकेट्रिस्ट ढूंढ रहा है, ठीक है, कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ढूंढ रहा है। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि हर घर में बीमार लोग हैं और बीमारियां हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्या कारण हो सकते हैं? बीमारियां मेनली दो प्रकार की होती है। एक लाइफस्टाइल की बीमारियां होती है जिसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ एनसीडी बोलते हैं, और एक कम्युनिकेबल डिसीज़ेज होती है जिसे इन्फेक्शियस डिसीज़ भी बोलते हैं। अब मोटा मोटी अगर बात करें तो लाइफस्टाइल की जो बीमारियां हैं, ठीक है, उसके जो बेसिक कारण तीन ही है। एक तो फिज़िकली इनएक्टिव रहना, यानी कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जिनका ऐसा कामकाज है जो बैठे रह के काम करते हैं, जैसे कि ज़्यादातर उनका शारीरिक श्रम नहीं होता है। जैसे टीचिंग है, बैंक की नौकरियां है, कोई टेक्निकल जॉब्स है, कंप्यूटर ऑपरेशन वगैरह के ऐसे जॉब्स है जिसमें कि फ़िज़िकली इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता। और आज की तारीख में मोस्टली जो एजुकेटेड लोग होते हैं उनकी जो नौकरियां होती है वो ऐसी होती है कि ऑफिस वर्क होता है उनका, बैठ के या खड़े रह के या काम होता है। तो फिज़िकली इनएक्टिवनेस प्लस दूसरी चीज़ है स्ट्रेस, और तीसरी चीज़ है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। ठीक है, यानी कि खाने में पोषक तत्वों की कमी, मेंटली स्ट्रेस या रिलैक्सेशन की कमी। ठीक है, और तीसरी चीज़ है इनएक्टिविटी या सेडेंट्री लाइफस्टाइल। तो ये तीन ही कारण हैं किसी भी लाइफस्टाइल की बीमारी के, जो मुझे समझ में आया। ये पिछले 12-13 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। आयुर्वेदा, नेचुरोपैथ, इंटीग्रेटेड मेडिसिन, नर्सिंग, ठीक है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, क्रिटिकल केयर यूनिट में भी इवन मैंने काम किया। तो इन सबका निचोड़ ये है कि तीन ही कारण है, चौथा कोई कारण हो नहीं सकता। और इन्फेक्शियस डिसीज़ की बात करूँ तो उसमें भी सेम चीज़ है। एक तो इम्यूनिटी की कमी, ठीक है, दूसरी चीज़ है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी। न्यूट्रिशनल भी नहीं बोलूँगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या फाइटोन्यूट्रिएंट्स, जो कि न्यूट्रिशनल जो एलिमेंट्स जो होते हैं, जैसे कि एक तो कैलोरिक होते हैं और एक न्यूट्रिशनल होते हैं। ठीक है, जैसे कि कैलोरिक के अंदर मैं बात करूँ तो जैसे कि अनाज वगैरह है, सारे पल्सेस वगैरह वो उसमें आ जाते हैं, जो बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए लाभदायक होते हैं। जबकि ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स वो है, मतलब कि जो कैलोरिक डाइट होते हैं जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, और ये जो है वो उसमें आते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो जितने भी मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो उसमें आते हैं। जैसे कि जो फलों से, सब्जियों से, जो सलाद से, ग्रीन जूस वगैरह से जो प्राप्त होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी बॉडी की क्लिनजिंग के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए। ठीक है, तो इसकी कमी, तो उससे होता क्या है, लोग पूरे दिन अनाज खाते रहते, पूरे दिन खाना खाते रहते। ये जो सलाद है, सब्जी है, वो जितनी मात्रा में जानी चाहिए और जिस फॉर्म में जानी चाहिए, ये नेचुरल फॉर्म में अगर रॉ फॉर्म में जाएगी तभी काम करेगी। अदरवाइज़ ये कुक होने के बाद में ये ख़त्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी कमी से ये हो जाते हैं आपकी जो इन्फेक्शियस बीमारियाँ, इम्यूनिटी की कमी के कारण से। और इम्यूनिटी कम होने का एक दूसरा कारण ये भी है कि आपका स्ट्रेस या आपका जो हील बॉडी होनी चाहिए या बॉडी को जो रेस्ट मिलना चाहिए वो पूरा नहीं होना। तो अगर आप सोने के बाद आपका जो बॉडी है वो रिलैक्स नहीं होता है तो आप थके थके उठते हो। ठीक है, तो आपका जितना रिलैक्सेशन होना चाहिए वो नहीं होता है, तो इस हिसाब से भी आपकी जो इम्यूनिटी है वो डाउन होती है। तो अगर आप इतना कर जाए कि आपका जो लाइफस्टाइल है अगर उसको आप इम्प्रूव करके जो हेल्दी नेचुरल लाइफस्टाइल अगर आप जिए, और आपका जो प्रकृति की देख रेख में या प्रकृति के जो टच में रहे, आप कुदरत के टच में रहे, नेचुरल जीवन अगर आप जिए, खाने के साथ में कैलोरिक डाइट के साथ साथ में अगर न्यूट्रिशनल डाइट भी ले, अगर सलाद वगैरह, फ्रूट्स है, जूसेस वगैरह है, ग्रीन जूसेस वगैरह है, प्रॉपर सनलाइट ले आप 30 मिनट से लगा के 1 घंटे की, फिज़िकली एक्टिव रहे आप, दिन भर के 2 से 3 घंटे आपका वर्कआउट अगर होता हो, ठीक है, उसमें कम से कम पूरे दिन में 2 बार आपका अगर अच्छे से पसीना निकल जाता हो, ठीक है, उसके बाद आप मेंटली रिलैक्स रहो, ठीक है, स्ट्रेस में ना रहो, या आपका जो स्ट्रेस टेकिंग कैपेसिटी उसको आप एक्सपांड कर जाओ, या आप कोई रिलैक्सेशन टेक्निक जैसे प्राणायाम है, मेडिटेशन है वगैरह का सपोर्ट लो। ठीक है, और आप फ्रेश एकदम नींद लेके उठो, डीप स्लीप के बाद 6 से 8 घंटे की नींद ले लो, बॉडी को एकदम हाइड्रेट रखो आप, और आपकी इम्यूनिटी अच्छी रखो आप। ठीक है, तो इतना मात्र करने से आपके
शरीर के इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस दोनों बीमारियां ख़त्म हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, तो हम उस पे ही काम करते हैं कि बीमारी को ख़त्म कैसे करें। डिसीज़ रिवर्सल एक्सपर्टाइज हमारी इसमें ही है कि लाइफस्टाइल की हो या इन्फेक्शियस डिसीज़ हो। इन्फेक्शियस डिसीज़ में होता कुछ नहीं है, बॉडी की न्यूट्रिशनल जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा करके, बॉडी को रिलैक्सेशन टेक्निक से रिलैक्स करके, स्ट्रेस को कम करके, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा के, इम्यूनिटी जब बढ़ती है तो बॉडी ऑटोमेटिकली एंटीबायोटिक्स बनाने लग जाती है, उसके अंदर सारे केमिकल मौजूद हो जाते हैं कि वो किसी भी बीमारी से लड़ सके और आपको बीमारी से मुक्त कर देती है। ठीक है, तो इसमें जैसे फ्लू में, कोविड में भी हमने 3 से 5 दिन में मोस्टली सारे पेशेंट हमने रिकवर किए बिना किसी कोई एंटीबायोटिक्स के, स्टेरॉइड के। तो मेन चीज़ मैंने आपको बता दी कि मेन कारण यही है। और अब लोग ढूंढ रहे हैं अच्छे एक्सपर्ट जिनको पथरियाँ हो रही है, बार बार पथरियाँ हो रही है, अब वो ढूंढ रहे हैं यूरोलॉजिस्ट, यूरोसर्जन। ठीक है, वो क्या करेगा, वो टेम्परेरी सॉल्यूशन है, आपका पथरी एक बार ऑपरेशन करके निकाल देगा। लेकिन जो बॉडी का जो स्वभाव, जो टेंडेंसी बन गई है उसकी बार बार स्टोन बनाने की, तो उसको रिवर्स नहीं कर सकता वो अकेला ऑपरेशन से। ठीक है, किसी का अस्थमा है तो बार बार वो अस्थमेटिक्स मेडिसिन ले रहा है, ब्रोंकोडायलेटर्स ले रहा है, डेरिफाइन ले रहा है, अस्थालिन के पंप ले रहा है, इन्हेलेशन ले रहा है, नेबुलाइजर ले रहा है, तो ये उसको रिवर्स नहीं करेंगे। ये करेंगे, आपको टेम्परेरी रिलीफ देंगे। इनका जो वैसोडायलेटर इफेक्ट है, वो ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट है, वो थोड़ा उसका जो सिकुड़न है ब्रोंकस की उसको थोड़ा फैला देगा, तो टेम्परेरी आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन ये उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, हेल्दी सॉल्यूशन नहीं है। जिनके ब्लॉकेज हो रहे हैं वो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, हार्ट सर्जरी करा के उसको स्टंट रखवा देते हैं, और वही स्टंट 3 से 5 साल में या 7 साल में रीब्लॉक होता है, दोबारा स्टंट लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टंट लगाने के बाद में ब्लड थिनर रेगुलर आजीवन लाइफ टाइम लेने के बावजूद भी वो बन जाता है ब्लॉकेज। तो मेन उसका रूट कॉज पे काम करना पड़ेगा कि आप खाने के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बिल्कुल जीरो कर दो। ठीक है, या एटलीस्ट ये ब्लॉकेज बनता क्यों है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और फैटी एसिड, फैटी एसिड में भी ट्रांस फैटी एसिड, तीनों मिलता है, और आपका लाइफस्टाइल अगर सेडेंटरी है तो ये उसका जमाव बड़ा वहाँ पे मतलब उनका जमना चालू हो जाता है। ठीक है, स्टक होने लगता है। तो ये ना हो उसके लिए आपको मेन बेसिक काम उस पर लाइफस्टाइल पे करना पड़ेगा, ये उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो लाइफस्टाइल की जितनी भी बीमारियां हैं उसमें हॉस्पिटल जाने का कोई सेंस ही नहीं है। टेम्प्रेरी आपको कुछ किसी गोली के सहारे जीवन जीना सिखाएंगे, और वही जो गोली है वो आगे जाके और बीमारियों का कारण भी बनेगी। ठीक है, और इन्फेक्शियस डिसीज़ में भी सेम ही है, कोई एंटीबायोटिक, कोई स्टेरॉइड लंबे समय तक काम नहीं करते हैं, फिर आपका बॉडी रेजिस्टेंस डेवलप कर जाता है, फिर वही एंटीबायोटिक फेल हो जाते हैं, फिर हेवी एंटीबायोटिक्स या दूसरे जनरेशन के एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, और ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो बीमार रहते हुए, दवाइयाँ खाते हुए आप स्वस्थ होने की कल्पनाएं करना बिल्कुल मूर्खता है। आपको आपका लाइफस्टाइल हेल्दी करना पड़ेगा, पॉजिटिव माइंडसेट अपनाना पड़ेगा, मेंटली रिलैक्स रहना पड़ेगा। आपको जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा हेल्दी न्यूट्रिशन से, जिसमें दोनों कैलोरिक और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी दोनों का मतलब कैलोरिक और फाइटोन्यूट्रिएंट्स दोनों लेने पड़ेंगे, और इम्यूनिटी आपकी अच्छी रखनी पड़ेगी। ठीक है, फिजिकली एक्टिव रहना पड़ेगा, सनलाइट लेनी पड़ेगी, प्रकृति के जो एलिमेंट्स है, बेसिक घटक है इसके, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, तो ये शुद्ध मात्रा में इनके कांटेक्ट में, इनके एक्सपोजर में, इनके टच में आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कारण है जिससे आप आपकी जो बीमारियां हैं उसको रिवर्स कर सकते हैं, और अगर आप बीमार नहीं हैं तो आजीवन आप लाइफ टाइम बिना किसी बीमारी के स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब इतना ही है, अगर आप बीमार हैं तो बीमारी से मुक्त होने के लिए संपर्क करिए। अगर आप बीमार नहीं हैं तो बीमार ना पड़े उसके लिए वेलनेस एक्टिविटीज़ से जुड़ जाइए। योगा है, प्राणायाम है, हेल्दी लाइफस्टाइल है, डाइट है, ताकि आपको बीमार ना पड़ना पड़े। बीमार होने का इंतज़ार ना करें कि बीमार होंगे फिर उस पर काम करेंगे। अभी जब बीमार नहीं है तो ना पड़े उसके लिए काम करें, क्योंकि आयुर्वेद तो उसी में मानता है। आयुर्वेद का यही कहना है कि जो बीमार है उनकी इलाज करो, जो बीमार नहीं है उनको बीमार ना हो ऐसी कोशिश करो। स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकारम च, जो बीमार है उनकी सेवा करो, जो नहीं है वो ना पड़े ऐसी व्यवस्था करो। अदरवाइज़ तो एम्स खुलते जाएंगे, मेडिकल सीटें बढ़ती चली जाएगी, डॉक्टर नर्सेज बढ़ते चले जाएंगे, बीमारियां बढ़ती चली जाएगी, मरीज बढ़ते चले जाएंगे, हेल्थ बजट बढ़ते चले जाएंगे, और इनका कोई एंड नहीं है। ये एंडलेस एक्टिविटीज़ है और ये सब मूर्खता ही है। ठीक है, तो मैंने नेचुरोपैथी, एलोपैथ के अंदर ये नर्सिंग वर्सिंग करके, क्रिटिकल केयर में सब करके, जब मुझे रियलिटी का जब मुझे अनुमान हुआ कि ये तो सब अंधी दौड़ है, इसका कोई अंत नहीं है, तो फिर मैंने नेचुरोपैथी सीखी, फिर मैंने योग सीखा, मेडिटेशन सीखा, लाइफस्टाइल पे काम करना सीखा, और अभी मैं एज ए लाइफस्टाइल कोच
मैं बीमारियों को बड़ी आसानी से रिवर्स कर रहा हूँ और लोग इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। और इसके बहुत सारे, जैसे दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं वैसे इसमें बहुत सारे साइड बेनिफिट्स है। हमारा ट्रीटमेंट चलते चलते जो साधक है वो एक्सपीरियंस करते हैं कि भाई हमें नींद भी आने लग गई है, हमारी भूख भी अच्छी होने लगी, हमारा डाइजेशन भी सुधर गया, हमारा जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ी, हमारी जो थकान भी कम हो गई है, ब्रेथलेसनेस था वो भी चला गया, ठीक है, वाइटलिटी भी बढ़ी, उनका स्ट्रेस कॉपिंग जो मैकेनिज़्म है वो भी बड़ा इम्प्रूव हुआ। तो ये इनके साइड बेनिफिट्स है। तो मैं यही कहूँगा कि आप इसका फ़ायदा लो, किसी नेचुरोपैथी डॉक्टर से जाके कंसल्ट करो, आयुर्वेद से कंसल्ट करो, किसी होम्योपैथ से कंसल्ट करो। डेफ़िनेटली उसमें जो रिज़ल्ट है वो थोड़े धीरे मिलेंगे आपको, लेकिन सस्टेनेबल होंगे, वो उसमें आपका क्योर होगा, ठीक है। ये जो आपका ढूंढना है कि एम्स तक पहुंचना है या उसके सुपर स्पेशलिस्ट के पास पहुंचना है, उनके पास टेम्परेरी सॉल्यूशन है, ठीक है, और वो खुद भी बीमार है। इसलिए आपने देखा कि कोविड के टाइम में ICMR के गाइडलाइन के हिसाब से 1600 डॉक्टर मर गए, ठीक है। 1600 में ज़्यादातर अप्रोक्स 50% तो उनके खुद के सेटअप में, उनके खुद के हॉस्पिटल के, उनके ICU के अंदर ही मर गए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है इसे सीखने की कि आपका जो स्वास्थ्य है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद उठानी पड़ेगी। कोई किसी गांव का सरपंच या किसी गांव का जो स्वास्थ्य अधिकारी जिले का या देश का जो स्वास्थ्य जो मंत्री है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपको कैसे सही सलामत रहना, ठीक रहना, हेल्दी रहना, ये बिल्कुल ही आपके हाथ में है और आप ही इसके रिस्पॉन्सिबल हो। किसी सरकार को दोष देना, किसी स्वास्थ्य व्यवस्था को दोष देने का कोई मतलब नहीं है। आपके अंदर ही जब संयम आएगा जीने का, खाने का, आपके अंदर जब विवेक आएगा, बुद्धि आएगी क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे जीना है, तभी जाके आप स्वस्थ जीवन को एक्सपीरियंस कर